नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। ये परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये परीक्षा 2015 में आयोजित हुई थी। उत्तर प्रदेश विधान भवन रक्षक एवं वन संरक्षक परीक्षा। आने वाले दिनों में वन संरक्षक की परीक्षा फिर से आपके सामने होने जा रही है। ये प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न आए थे, जिनमें से 40 प्रश्नों का एक मैंने वीडियो बना दिया है। आगे के 40 प्रश्नों का यह वीडियो मैं लेकर आया हूँ, यानी कि 1 से लेकर 40 तक आप मेरा इसी वीडियो के नीचे लिंक में आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। और 41 से लेकर 80 प्रश्नों तक अब हम करेंगे। इनका विस्तृत देखेंगे और पता करेंगे कि प्रश्न पत्र में प्रश्न किस तरीके से आते हैं और हमको हल किस तरीके से करने हैं, और इन प्रश्नों का जो लेवल है वो कहाँ तक रहेगा। चलिए देखते हैं। मैं 40वें प्रश्न से ही शुरू करूँगा। 40वां प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इस जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए 3 बेर, यहाँ पर एक जगह 3 बेर लिखा है और एक यहाँ पर लिखा है 3 बेर। ये जो पहला 3 बेर का मतलब है वो है 3 बार, यानी कि बार का मतलब होता है जैसे 1 बार 2 बार 3 बार। तो वो 3 बार खाना खाती थी, अब वो 3 बेर खाती है, अर्थात उसकी स्थिति ऐसी हो गई है अब वो केवल 3 बेर अर्थात एक बेर फल होता है वो खाती है। तो जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है आपका यमक अलंकार। तो 40वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41वां प्रश्न है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों। थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ तब थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। यहाँ पर यह कहा गया है कि मैं कनक अर्थात धतूरे तुझे इस तरीके से ले चला जैसे कोई भिक्षुक सोने को लेकर चलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो शब्द जो है, वैसे तो कनक का अर्थ स्वर्ण भी होता है, धतूरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही अर्थ निकल के आ रहा है। इसलिए यमक तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, तो यमक नहीं है। रूप किसी को नहीं दिया गया तो रूपक भी नहीं है। किसी की तुलना नहीं की गई, उपमा भी नहीं है, और एक शब्द के एक से अधिक अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ श्लेष भी नहीं है। ठीक है, तो अब बात कौन सा बचा, उत्प्रेक्षा। वैसे भी उत्प्रेक्षा पहचानने के लिए मनो मानो जनो जानो ज्यों त्यों जब दिखाई देते हैं तो आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो 41वें का आपका बी सही हो जाएगा। अब 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का उत्साही भाव होता है उत्साह। ठीक है, चलिए 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। वैसे ये पंक्ति पूरी नहीं है, ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। अर्थात जब से श्री कृष्ण चले गए हैं नंदगांव को छोड़कर, तब से जो हमारी आंखें हैं वो दिन भर कैसी होती हैं, बरसती रहती हैं। तो आप यहाँ देखिए कि कौन सा हो सकता है। अब नैन बरस रहे हैं, इसका मतलब आंसू बह रहे हैं। तो आंसू बह रहे हैं तो आप श्रृंगार में वियोग श्रृंगार रस, या फिर आंसू कब बहते हैं, जब दुख होता है। तो यहाँ दुख वाला तो कोई है नहीं आपका, ठीक है, करुण रस है नहीं, तो फिर अब बचा कौन सा, आपका श्रृंगार बचा। श्रृंगार के अंतर्गत ही आता है वियोग श्रृंगार। तो 43वें का आपका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होता दिखाई दे रहा है, सही हो जाएगा। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं। चौपाई चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप जानते हैं कि चौपाई जो छंद है वो सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चलिए अगले पे आते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है। ये तो मैं आपको क्लास में भी बताता हूँ। तो क्लास में मैं क्या बताता हूँ कि रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो भी मैंने बताया था। श्रृंगार रस एक ऐसा रस है जिसमें समस्त संचारी भाव एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, 33 के 33, तो इसीलिए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, चलिए 45वें का आपका ए ऑप्शन। 46वें पे चलते हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, तो आश्चर्य जब होता है तो उत्पन्न होता है आपका अद्भुत रस। ठीक है, तो 46वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 47वें पे चलते हैं। 47वां है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है। सबसे पहली बात तो ये कोई शब्द आपका सर्वनाम है,
जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण, अर्थात 47 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 48वें प्रश्न पे चलते हैं। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिसे हम महसूस करते हैं, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए, भारत है, एक देश का नाम है, लड़का एक मनुष्य को हम कहते हैं, लड़का एक प्रजाति है, पेड़ भी एक चीज है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन मित्रता को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये 48वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 में चलते हैं, 49। गरीबों की सहायता करो, तो गरीब शब्द है क्या। ठीक है, गरीब शब्द देखिए यहाँ पर ये जो गरीब शब्द आया है, वैसे गरीब विशेषण होता है, क्या होता है, विशेषण होता है, और इसका प्रयोग संज्ञा की तरह से भी होता है। तो यहाँ पर ये जो गरीबों शब्द है वो संज्ञा के तौर पर प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम जो शब्द लगाएंगे वो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो 49 का सी हो जाएगा। अगर ये होता गरीबी तो गरीबी हो जाता भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए तो आपका जो 49 का प्रश्न संख्या 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50वां, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो और सो जब भी आएंगे तो आप समझ लीजिए कि संबंधवाचक सर्वनाम की बात हो रही होगी। तो 50 में का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 51वां, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, में विशेषण है। अब मीरा ने क्या पिया है, आधा लीटर, तो ये दूध की क्या है, माप तोल है, और माप तोल किस में आती है, परमाणुवाचक में आती है। तो 51 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 52 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा गौ। जो गौ होता है वो तत्सम है और इसका तद्भव गाय होता है। चलिए 53वां प्रश्न है, तेल, तेल, तिल और तिल, इनमें से तत्सम कौन सा है, तो तेल है। ठीक है, तेल शुद्ध होता है या कहा जाए तत्सम होता है, तेल आपका तद्भव होता है। ठीक है, तो यहाँ तत्सम पूछा है तो हमें तत्सम ही लगाना है। चलिए अब बात करते हैं 54वें प्रश्न की तरफ कि संकर शब्द क्या होते हैं। शंकर नहीं पूछा गया आपसे, संकर। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, और हाइब्रिड आप जानते हैं कि दो प्रजातियों से मिलकर बने। तो दो भाषाओं के शब्दों को जब मिलाकर बना दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं। तो 54 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 55वें प्रश्न की तरफ। 55वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अज्ञान का तद्भव बताइए। अज्ञान का तद्भव बताइए। तो देखिए, अजान नहीं होता, अजानना नहीं होता, अजाना नहीं होता, तो अज्ञान का जो तद्भव होता है वो होता है अनजान। तो 55वें का आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। चलिए 56वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 56वां प्रश्न है, लवण का तद्भव क्या होगा। अब जो आयोग है उसने इसका नमक माना था, लेकिन नमक जो है वो अरबी फारसी शब्द है, तो इसको हम इसका तद्भव नहीं मान सकते। लवण का जो तत्सम होता है वो होता है लोन या नोन। ठीक है, तो लवण का जो तत्सम है वो क्या है, नोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको निर्देश दिए हैं कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग आपको देखना है और उस पर टिक लगा देना है जिसमें कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं 57 प्रश्न कि तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। अब या तो आपका अगर तुमने अपनी में कमी दिखाई दे रही है तो इसमें लगाइए, स्वेच्छा से दिखाई दे रही है तो इसमें, यह काम किया है या इसमें, या कोई त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन। ठीक है, तो कोई त्रुटि तो इसमें है, इसका मतलब आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। यह काम किया ये भी सही है, तुमने अपनी कहा ये भी सही है। अब अपनी आ गया, अपनी का मतलब स्वयं की, और जब स्वयं की आ गई तो यहाँ पर इच्छा के साथ में स्व लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होना चाहिए था, तुमने अपनी इच्छा से यह काम किया है, तो इच्छा आएगा, यहाँ पर स्वेच्छा नहीं आएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपके कमी हो गई, बी ऑप्शन में आपके कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अशुद्धि के आधार पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए 58वां प्रश्न है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका वही होगा कि कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, चलिए वैसे इसमें नहीं दिया है, डी के लिए दिया है, ए दिया है तुलसीदास ने, बी दिया है अवधी भाषा में, सी दिया है अनेकों ग्रंथ, और डी दिया है लिखें। तो अगर आप देखोगे तो अनेकों जो शब्द दिया है, असल में अनेक जो शब्द होता है उसी में बहुत सम्मिलित होते हैं। अनेक का मतलब जो एक ना हो, तो अनेकों का कभी बहुवचन बनता भी नहीं है, अनेकों होता ही नहीं है। तो आपका इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका
क्या नाम है इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनेकों की जगह क्या होगा, अनेक होगा। चलिए 59वां जो आपका 59वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो अब समय का आपको यही पता चल गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, समय के। तो सीधी सी बात है कि 59 का जो आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो 59 का कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 60वें प्रश्न की तरफ। 60वां जो प्रश्न है वो है रूपांतरण। आपको संधि विच्छेद करना है, या इसका संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। तो देखिए रूपांतरण की अगर बात करी जाए तो रूप में अंतरण होता है। क्या होता है, रूप में अंतरण होता है, आंतरण नहीं होता। तो रूप में जब अंतरण होता है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो ये जो है दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में बड़ा आ जो होता है वो छोटे आ या बड़े आ के मेल से, जब छोटा आ या बड़े आ का मेल होता है तो बड़ा आ बन जाता है। तो दोनों ही तरफ छोटा आ है तो क्या बन जाएगा, रूप धन अंतरण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 61वां है मनोयोग। अब देखिए यूट्यूबर बहुत से क्या बताते हैं कि ओ की मात्रा दिखाई दे तो यण संधि लगा दीजिए, यण नहीं है। ठीक है, ये असल में विसर्ग संधि है, तो हो जाएगा मनः धन योग। ये देखिए किस ऑप्शन में है, आपके बी ऑप्शन में है, तो ये आपका सही हो जाएगा 61वें का बी। चलिए 62 में बात करते हैं। 62 में है दुराशा। अगर दुराशा की अगर बात करी जाए तो जो दुराशा शब्द है, हाँ, दुराशा जो शब्द है ये बना है दोह धन आशा से। क्या है, दोह धन आशा। ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो 62 में का जो आपका सही है वो सी है। यानी कि जब यह और उह के बाद में कोई भी स्वर आता है या कोई भी सघोष वर्ण आता है तो जो विसर्ग है वो रा में बदल जाता है। रा को पूरा करने के लिए आ मिल रहा है तो ये क्या बन जाएगा, दुराशा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 63वां। 63वां प्रश्न क्या है कि पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप बनता है। तो पौधन अन को संधि युक्त करने पर पावन शब्द बनता है। अब देखिए पावन किस ऑप्शन में है, बी। अगर ये पोधन अन होता है यानी कि छोटे ओ की मात्रा होती तो बनता आपका पवन। लेकिन यहाँ पर मात्रा किसकी है, बड़े ओ की है। तो बड़े ओ से जब कोई असमान स्वर मिलता है तो वह आब में बदल जाता है। तो आब आप देख पा रहे हैं किसमें है, पावन में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपके प्रश्न संख्या 64 से लेकर 66 तक के लिए कुछ निर्देश दिए हैं कि नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। प्रतिघात 64वां जो आपके लिए दिया गया प्रतिघात। प्रतिघात जो होता है वो होता है चोट के बदले चोट। ठीक है, प्रतिघात यानी कि आपने उसके ऊपर घात करी, उसने लौट कर जो आप पर हमला किया वही क्या कहलाएगा, प्रतिघात। तो 64 में का ए हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 65 त्रिकालज्ञ। अब ये जो है इसके जो चारों ऑप्शन है वैसे तो चारों ही गलत हैं। त्रिकालज्ञ का मतलब होता है जो तीनों कालों को जानता है। क्या बोलते हैं उसको, जो तीनों कालों को जानता है उसको हम त्रिकालज्ञ कहते हैं। अब जो 3 समय तक चलता है उसको तो हम कुछ भी नहीं कहते। तीनों समय में होने वाला जो होता है उसको त्रिकाल कहते हैं, लेकिन त्रिकालज्ञ नहीं कहते। ठीक है, अब बात करते हैं कालातीत। अर्थात कालातीत का मतलब होता है जो काल से परे हो, जो काल से परे हो, लेकिन वो त्रिकालज्ञ नहीं होता। तो बचा क्या, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। अब सब कुछ जानने वाला होगा तो त्रिकालज्ञ तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर 65 में का जो ऑप्शन आपका सही होगा वो डी होगा। ठीक है, वैसे इसका यहाँ ये दिया होना चाहिए, त्रिकालज्ञ का मतलब होता है तीनों काल को जानने वाला। ठीक है, चलिए बात करते हैं रंग भवन। रंग भवन का जो मतलब होता है, रंग भवन होता है नाट्यगृह, जहाँ पर ये नाटक वाटक चलते हैं या जहाँ पर अभिनय होता है उसी जगह को क्या बोलते हैं, रंग भवन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति के रचनाकार बताइए। इस पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ने कहा था ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन हो गए आपके, कबीरदास जी। तो आपका 67 का जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 68वें पे। 68वां है आपका कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। तो देखिए अवधी बोली जाती है लखनऊ के आसपास, ब्रिज बोली जाती है मथुरा के आसपास, और खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ के आसपास। अब मैथिली की बात करी जाए तो मैथिली मुख्य रूप से बिहार की बोली है। तो आपका 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 69वां प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है
कि कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे। तो कबीरदास जो थे वो संत काव्य धारा के कवि थे, राम काव्य के नहीं थे, प्रेम काव्य के नहीं थे और कृष्ण काव्य के नहीं थे। प्रेम काव्य को सूफी काव्य कहते हैं और संत काव्य को ज्ञान मार्गी और प्रेम काव्य को प्रेम मार्गी भी कहते हैं। राम काव्य और कृष्ण काव्य जो हैं वो अलग धाराएं हैं और वैसे हैं भक्ति काल की ये भी, ठीक है। इसके लिए मैं विस्तृत आपके लिए वीडियो बनाऊंगा हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 70वां प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिए प्रेमचंद जी की ये फेमस किताबों के यहाँ नाम दे दिए हैं और आपसे पूछ रहा है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न होने वाला है आपके लिए। कायाकल्प उनकी रचना है ही, रंगभूमि है ही, प्रेमाश्रय उनकी है ही, बच कौन सी गई, जय पराजय। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको सही उत्तर ना हो तो 3 को गलत बता दीजिए। ये हमसे पूछ रहा नहीं है तो 3 तो उनकी है, एक नहीं है, तो 70 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 71वें प्रश्न की तरफ। 71वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6, 1 और ये 6 है, क्या है, 1 और पता नहीं क्या दिया है, संख्या दी गई है, बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाने हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा इसे ऊपर बढ़ा लूं, जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट तो क्या होता है, इनको हल करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको करना क्या है वो देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमें इसका एक वाक्य बनाना है, तो शुरुआत वाक्य की किससे होनी है, 1 से, और खत्म किस पर होना है, देश है। चलिए देखिए 1, अब 1 किस में लग सकता है, 1 लेकर रहने वाले, 1 भौगोलिक सीमा में, तो आपका जो सबसे पहले आने वाला है वो है वह, तो ये 1 नंबर यहाँ डाल लीजिए, क्या हो गया 1 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर, भौगोलिक सीमा में लेकर रहने वाले, अब लेकर तो नहीं हो सकते, एक राष्ट्रीय चेतना की समष्टि ही, अब यहां से आपका जो ऑप्शन दूसरा बनेगा वो बनेगा यह, ठीक है। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, चेतना की समष्टि, अब चेतना की समष्टि ही नहीं हो सकता, और अगर ये हो जाएगा तो लेकर इससे नहीं जुड़ेगा, तो चेतना लेकर रहने वाले व्यक्ति हो, तो तीसरा ये हो जाएगा, और चौथे नंबर पर आपका ये हो गया। अब आप इसको पढ़ के देख लीजिए, देखिए एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो अब इन क्रम को आप यहाँ देखिए, तो वह पहले नंबर पर होना चाहिए और या दूसरे नंबर पर। तो देखो वाह और या जो आपके मिल रहे हैं वो सी ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो आपका 71वें का कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से देखिए आपका जो दिया है, शुद्ध वाक्यों को लेकर आ गए हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देखो प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, ये नहीं है। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। अब हर एक को 2 पुस्तकें दीजिए, ये तीनों ही गलत हैं। असल में होगा क्या, प्रत्येक व्यक्ति, विशेषण तब ज़्यादा प्रभावी होते हैं जब वो संज्ञा के साथ दिए हों। तो प्रत्येक कौन, प्रत्येक किसको पुस्तकें देनी है, वो जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक वाक्य शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका वाक्य है इसमें डी सही हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। अब 2 पुस्तकें क्या चीज़ होती है भाई, 2 ही पुस्तकें तो हैं, उनको चाहे 2 बोल लो चाहे 4 बोल लो। 73वां क्या है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, और उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, और उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। सबसे पहले संशय और शक मैं बताता हूँ। ये संशय और जो शक होते हैं ना, ये भूतकाल पर होते हैं, किस पर, भूतकाल पर, और आशा आशंका ये भविष्य काल से संबंधित है। और अभी उसे अनुत्तीर्ण होने की क्या है, भविष्य काल की बात हो रही है ना, तो आशा या आशंका में सो सकती है। तो आशा तो मतलब पॉजिटिव वे में क्या कहते हैं ना, आशा, लेकिन उसे आशंका हो रही है, तो सीधी सी बात है कि जो 73 का आपका जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अरे हाँ, चलिए 74वां प्रश्न है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए राकेश जैसे ही आपका आ गया तो यहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा, और आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल। अरे काम नहीं कर रहा, हाँ जी संबोधन कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 75वें पे। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब सीमा कुत्ते से डरती है, ये बात मैंने क्लास में बताया था कि जब डरना भाव होता है तो हमेशा अपादान कारक होता है, तो कुत्ते में कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। चलिए
अब बात करते हैं गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए। तो देखिए गद्यांश के लिए मैंने क्लास में बता रखा है, सबसे पहले प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए करिए, उसके बाद गद्यांश को पढ़ा करिए, आपको उत्तर तुरंत की तुरंत प्राप्त होंगे। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पहले, वैज्ञानिक प्रयोगों की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का पूर्ण विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में, आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैं इसको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा, मैं सीधे सीधे आपको इनके उत्तर लगवा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर जो 76वां प्रश्न है, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? तो 76वें का आपका डी है, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ठीक है। चलिए, 77वां जो है कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को, देखिए शस्त्र और शास्त्र को, जो शस्त्र और अस्त्र हैं उसको मिलाकर शस्त्रों को बना दिया गया है, को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो जापान पर जब अणुबम गिराया ना, तो उसने ये प्रेरणा दी। तो 77 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद 78 अर्थात 78 पे आते हैं, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो 78वें का जो बी है आपका ऑप्शन, जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, तब जाकर इसका अनुभव हुआ कि भाई एटम जो बम है वो भाई साहब बड़े बड़े देश का सर्वनाश कर सकता है। 79 का जो है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के, सामरिक मतलब युद्ध के व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक है। 80वां है, आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, इसीलिए होते हैं। तो संभवतः आपको ये मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। जल्दी आपसे किसी और दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।